हेलो एवरीवन, मेरा नाम है उमेश नागतोड़े और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं फार्मास्यूटिकल जूरिस्प्रूडेंस का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है फार्मास्यूटिकल लेजिस्लेशन। फार्मास्यूटिकल लेजिस्लेशन में हम फार्मेसी प्रैक्टिसेस में यूज़ होने वाले लॉज के बारे में पढ़ेंगे। हम सभी अपनी डेली सोशल लाइफ में देखते हैं कि अगर कोई पर्सन गलत काम करता है, जैसे कि ट्रैफिक रूल्स को ब्रेक करता है या फिर किसी भी तरीके से किसी रूल्स का वायलेशन करता है, तो पुलिस या गवर्नमेंट उसे सज़ा देती है या पनिश करती है। सोसाइटी में गलत काम ना हो, सभी की लाइफस्टाइल अच्छी तरह से चलती रहे, किसी को कोई भी तकलीफ़ ना हो, इसके लिए गवर्नमेंट लॉज बना देती है। लेकिन हम इन लॉज की बात नहीं करेंगे क्योंकि हम फार्मेसी के स्टूडेंट हैं, तो हम फार्मेसी में यूज़ होने वाले कायदे कानून या कह लो फार्मेसी की कानून व्यवस्था को पढ़ेंगे। ओके, सो ऐसी कानून व्यवस्था जो फार्मेसी प्रैक्टिसेस की देखरेख करे उसे हम फार्मास्यूटिकल लेजिस्लेशन कहते हैं। फार्मेसी में हम मेडिसिन मैन्युफैक्चर करते हैं, उसकी डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं, सेल करते हैं और कंज्यूम करते हैं। तो ये जो पूरा चेन सिस्टम है, इसमें क्वालिटी बनी रहे, पूरा जो प्रोसेस है स्मूथली रन होता रहे, इसलिए एक कानून व्यवस्था बनाई जाती है जिसे हम फार्मास्यूटिकल लेजिस्लेशन के नाम से जानते हैं। फार्मास्यूटिकल लेजिस्लेशन कवर्स बोथ सोशल एंड इकोनॉमिक एस्पेक्ट। सो हमारा जो फार्मास्यूटिकल लेजिस्लेशन है ये इंश्योर करता है कि पब्लिक या जो पेशेंट है उन्हें अच्छी मेडिसिन, अच्छी क्वालिटी की मेडिसिन सही दामों में मिले। अगर कोई मेडिसिन ख़राब क्वालिटी की मिलती है तो वो सोशल एक्सपेक्ट को अफेक्ट करेगा। अगर कोई मेडिसिन बहुत ज़्यादा दामों में मिलती है, कॉस्टली मिलती है, तो वो इकोनॉमिक एक्सपेक्ट को अफेक्ट करेगा। इसी तरह से फार्मास्यूटिकल लेजिस्लेशन एक मिक्स्ड लेजिस्लेशन है जो कि सोशल और इकोनॉमिक दोनों ही एस्पेक्ट ऑफ लाइफ को कवर करता है। अब हम पढ़ेंगे कि लेजिस्लेशन को बनाने का ऑब्जेक्टिव क्या था, क्यों हमें लगा कि ऐसी कोई कमेटी होनी चाहिए जो ये इंश्योर करे कि सभी क्राइम के लिए लॉज है और इन लॉज का पालन भी किया जा रहा है। फार्मास्यूटिकल लेजिस्लेशन के बारे में जानकर हमें ये तो पता चल गया कि लेजिस्लेशन डायरेक्टली हमारे सोसाइटी के हेल्थ के साथ जुड़ा हुआ है, जो कि ये इंश्योर करता है कि सभी पेशेंट या सभी कंज्यूमर को ड्रग रिक्वायर्ड क्वालिटी के मिले, टेस्टेड मिले, इफ़ेक्टिव मिले और सही दामों में मिले। सो ये कुछ ऑब्जेक्टिव थे फार्मास्यूटिकल लेजिस्लेशन को बनाने के। अब बात करते हैं फार्मास्यूटिकल लेजिस्लेशन के ओरिजिन की या फिर फार्मास्यूटिकल लेजिस्लेशन के हिस्ट्री की। सो ये उस दौर की बात है जब इंडिया में ब्रिटिशर्स का शासन हुआ करता था। उसमें इंडिया में मेडिसिन नहीं बनती थी और जो मेडिसिन्स ब्रिटिशर्स प्रोवाइड करते थे वो बहुत ही अच्छी क्वालिटी की नहीं हुआ करती थी। वहाँ पर कोई भी कमेटी नहीं थी, कोई भी नियम नहीं था, कोई भी कानून नहीं था, कोई भी पर्सन मेडिसिन बना दिया करता था और पब्लिक के हेल्थ के साथ खिलवाड़ किया करता था, क्योंकि उस समय उनके पास कोई नॉलेज तो हुआ नहीं करती थी मेडिसिन से रिलेटेड। ओके, सो ये सब स्टार्ट कहाँ से हुआ? ये सब स्टार्ट हुआ 1600 एडी में, जब ईस्ट इंडिया कंपनी इंडिया में आई। और ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ में आए मिस्टर बाथगेट, है ना। इन्होंने फर्स्ट केमिस्ट शॉप ओपन की 1811 में कलकत्ता में, ना। कलकत्ता में 1811 में फर्स्ट केमिस्ट शॉप मिस्टर बाथगेट ने ओपन की। आफ्टर दैट 1821 में स्मिथ स्ट्रीट एंड कंपनी ने फर्स्ट एपोथिकेरी शॉप ओपन किया और 1918 में यहाँ पर मैन्युफैक्चरिंग भी स्टार्ट किया। एपोथिकेरी शॉप्स ऐसे शॉप्स होते हैं जहाँ पर मेडिसिन की कंपाउंडिंग की जाती है। आफ्टर दैट इन 1901 आचार्य पीसी राय ने कलकत्ता में बंगाल केमिकल एंड फार्मास्यूटिकल वर्क्स नाम की फैक्ट्री ओपन की। इसके बाद 1903 में प्रोफेसर टीके गज्जर ने भी स्मॉल फैक्ट्री ओपन की जिसका नाम था एलेम्बिक केमिकल वर्क्स, जो कि बड़ौदा में लोकेटेड थी। अब यही कंपनी एलेम्बिक फार्मास्यूटिकल्स के नाम से जानी जाती है। ओके, तो ये सब वो टाइम था जब इंडिया में फार्मास्यूटिकल कंपनीज आनी स्टार्ट हुई थी। तो अब तक जितने भी फार्मास्यूटिकल फैक्ट्रीज़ या फार्मास्यूटिकल यूनिट डेवलप हुए थे, ये इंडियन पब्लिक के मेडिसिन रिक्वायरमेंट को फुलफ़िल करने के लिए सफिशिएंट नहीं थे। अब भी बहुत सारी मेडिसिन्स यूके, फ्रांस, जर्मनी जैसे कंट्रीज से इंपोर्ट की जा रही थी। देन धीरे धीरे इंडिया में भी फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज डेवलप होना स्टार्ट हो गई, जिससे इंडस्ट्रीज़ के बीच में एक अनहेल्दी कंपटीशन डेवलप हो गया और इंडियन फार्मास्यूटिकल मार्केट में ख़राब और नकली मेडिसिन की मानो बाढ़ सी आ गई थी। इंडियन गवर्नमेंट ने इन सारी चीज़ों को ऑब्जर्व किया और इन सारी चीज़ों को रोकने के लिए एक कमेटी बनाने का डिसीज़न लिया। इस कमेटी का नाम था ड्रग इंक्वायरी कमेटी। इंडियन गवर्नमेंट ने 1931 में
ड्रग इंक्वायरी कमेटी को अपॉइंट किया और इसके चेयरमैन लेफ्टिनेंट कर्नल RN चोपड़ा को बनाया गया। इस वजह से इस कमेटी को चोपड़ा कमेटी के नाम से भी जाना जाता है। बहुत सारी बुक्स में ड्रग इंक्वायरी कमेटी को चोपड़ा कमेटी के नाम से भी रिप्रेजेंट किया जाता है। बेसिकली इस कमेटी का काम था कि पब्लिक के हित में ड्रग की मैन्युफैक्चरिंग से लेकर के ड्रग की सेल तक सारे प्रोसेस और एक्टिविटीज़ की इंक्वायरी की जाए और गवर्नमेंट को रिकमेंडेशन दी जाए कि कैसे पूरे सिस्टम में एक स्मूथ कंट्रोल और पकड़ बनाई जा सकती है। सो ड्रग इंक्वायरी कमेटी ने जो इनका काम था वही किया। ड्रग इंक्वायरी कमेटी ने मैन्युफैक्चरिंग, डिस्ट्रीब्यूशन, सेल, स्टोरेज और ड्रग से रिलेटेड तमाम एक्टिविटी की इंक्वायरी की और इंडियन गवर्नमेंट को 90 रिकमेंडेशंस की एक रिपोर्ट सबमिट की। इन 90 रिकमेंडेशंस में से कुछ रिकमेंडेशन ऐसे थे जिन्होंने फार्मेसी प्रैक्टिसेस में ड्रास्टिक चेंज ला दिया, जिसके बारे में हमें अभी आगे पढ़ना है। इन रिकमेंडेशंस में से एक था द फॉर्मेशन ऑफ स्टेट एंड सेंट्रल फार्मेसी काउंसिल, मतलब एक स्टेट और सेंट्रल फार्मेसी काउंसिल बनाई जाए जिसका काम फार्मेसी प्रोफेशनल्स की एजुकेशन और ट्रेनिंग प्रोवाइड करना था। इसके अलावा ये काउंसिल एक रजिस्टर मेंटेन करे जिसमें रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट के नाम और उसकी एजुकेशनल डिटेल मेंशन्ड हो। इसी प्रकार ड्रग इंक्वायरी कमेटी का दूसरा रिकमेंडेशन था सेंट्रल ड्रग लेबोरेटरी। ड्रग इंक्वायरी कमेटी ने रिकमेंड किया कि एक सेंट्रल ड्रग लेबोरेटरी बनाई जाए जिसमें क्वालिफाइड और कॉम्पिटेंट स्टाफ हो जो कि ड्रग कंट्रोल डिपार्टमेंट के लिए काम करे। अब हम बात करते हैं कि ड्रग बिल क्या था। जब इंडियन गवर्नमेंट में ड्रग इंक्वायरी कमेटी के द्वारा दिए गए रिकमेंडेशंस को एज ए रूल अप्लाई करना शुरू किया तो गवर्नमेंट पर पब्लिक का प्रेशर बढ़ गया, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे थे जो कि क्वालिफाइड नहीं थे फिर भी इस प्रोफेशन से जुड़े हुए थे। इन द ईयर 1937 लेजिस्लेटिव असेंबली में ड्रग बिल इंट्रोड्यूस किया गया टू कंट्रोल द इम्पोर्ट ऑफ ड्रग। इस बिल में ड्रग के मैन्युफैक्चर और डिस्ट्रीब्यूशन और सेल को इंक्लूड नहीं किया गया था। ड्रग इंक्वायरी कमेटी ने गवर्नमेंट को इन सारी चीज़ों को भी इंक्लूड करने का रिकमेंडेशन दिया। इसके बाद 1940 में ड्रग बिल को लेजिस्लेटिव असेंबली में फिर से प्रस्तुत किया गया और इस बार ये बिल सक्सेसफुली पास हो गया। 1940 में ये ड्रग बिल ड्रग एक्ट के नाम से लागू हुआ, जिसमें बहुत सारे अमेंडमेंट्स आए और ये 1940 ड्रग एक्ट आज ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट के नाम से जाना जाता है, जिसका मेन ऑब्जेक्टिव ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक के मैन्युफैक्चर, सेल, डिस्ट्रीब्यूशन, इंपोर्ट और एक्सपोर्ट को कंट्रोल करना है। सेंट्रल गवर्नमेंट ने इस एक्ट को लेकर कुछ रूल्स भी बनाए और अब ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट 1940 एंड रूल्स 1945 के नाम से जाने जाते हैं। ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट का डिटेल एक्सप्लेनेशन मेरे चैनल में अवेलेबल है, आप चाहे तो उसे देख सकते हैं। 1947 में इंडिपेंडेंस के बाद ड्रग इंक्वायरी कमेटी के रिकमेंडेशंस के अनुसार और भी बहुत सारे एक्ट्स को लागू किया गया, जिनमें से कुछ का नाम यहाँ पर मेंशन्ड है, जैसे कि फार्मेसी एक्ट 1948 में लागू हुआ था। आफ्टर दैट ड्रग एंड मैजिक रेमेडीज़ एक्ट 1954 में एंड मेडिसिनल एंड टॉयलेट प्रिपरेशंस एक्ट 1955 एंड रूल्स 1956 में हुआ था। देन ड्रग प्राइस कंट्रोल ऑर्डर 1979 एंड 1987 में हुआ था। आफ्टर दैट नार्कोटिक ड्रग एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंसेस एक्ट 1985 में लागू हुआ था। ऐसे ही कुछ मिसलिनियस एक्ट को भी लागू किया गया था, जैसे कि इंडस्ट्रीज़ एक्ट 1951, इंडस्ट्रीज़ एम्प्लॉयमेंट एक्ट 1946, फैक्ट्री एक्ट 1948, इंडियन पेटेंट एंड डिज़ाइन एक्ट 1970, ट्रेड एंड मर्चेंडाइज एक्ट 1958। सो ऐसे ही बहुत सारे एक्ट्स आए जिनका इम्प्लीमेंटेशन भी किया गया, जिसके वजह से फार्मेसी की कानून व्यवस्था पहले के कंपैरिजन में आज बहुत अच्छी हो गई है। अब पेशेंट्स को और पब्लिक को अच्छे क्वालिटी के प्रोडक्ट सही दामों में मिल जाते हैं। So this is all about pharmaceutical legislation. Thank you for watching this video and have a very nice day.